बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त की पाकिस्तान की दाखिली सियासत भी काफ़ी गर्मा गर्म हुई है और काफ़ी उसमें तेज़ी आई हुई है, लेकिन दूसरी जानिब जो इम्पोर्टेंट ख़बर हमारे नज़दीक है उसके बारे में भी आपको अपडेट भी करना है, आगाह भी रखना है। और इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान और अगले 24 घंटों में क्या होना है। और इसराइल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी की जा रही है, और नई मुसीबत खड़ी कर रही है, बल्कि नई मुसीबत नहीं, नई जंग। चीन जो है वो भरपूर तरीके से पूरी कुव्वत के साथ आ रहा है, इसराइल के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी। और उसने इसराइल के खिलाफ और ख़ास तौर पर यहूदियों के खिलाफ ऐसी जंग शुरू कर दी है कि जिससे इसराइल बिलबिला उठा है। न सिर्फ बिलबिला उठा है, बल्कि उसने चीनी टेलीविज़न की नशरियात जो हैं इसराइल में वो जैम करना शुरू कर दी हैं। ये आपको मैं खबर दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो रही हैं जो कि इस वक्त मगरबी ज़राए इब्लाग भी रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो भी एक तरफा स्टोरी चला रहे हैं। और सबसे पहले मैं तरतीब से आपको बताता हूँ। एक तो यह है कि फौरी तौर पे जंग बंदी की कोई उम्मीद नहीं है और मुसलसल हमले भी हो रहे हैं, और न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि इसराइल की जो फ़िज़ाई हमले भी हो रहे हैं, ज़मीनी भी हो रहे हैं। और जिसकी वजह से जो लेटेस्ट है, तकरीबन जी कोई 90 बच्चे अब तक अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, इस जंग की नज़र हो चुके हैं 90 बच्चे और ख़वातीन, और फ़लस्तीनियों की तादाद भी बढ़ गई है जो शहदा की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। ये बात ध्यान में रखिए। और ये तकरीबन 300 के करीब हो चुकी है। और सारे जो जुल्म और सितम को रोकने के लिए एक और काम भी किया जा रहा है, और वो है कि अब सोशल मीडिया को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और गूगल ने भी अपना हिस्सा डाला है। और अब वो फ़लस्तीन का ये जो तबाहशुदा जो है सूरत हाल, खंडात, उनको अब वो तस्वीरें नहीं दिखा रहा, बल्कि धुंधली तस्वीरें दिखा रहा है। और सारी ग्राउंड जो है, ज़मीन धुंधला सी गई है। ये चीज़ है ताकि अवामी सतह पे एक उसकी जो बर्बरियत है वो सामने ना आए। जो पहली बात, कुछ अच्छी खबरें, पहले ज़रा अच्छी खबरें लेते हैं। और ये जो है जुल्म सितम तो हो ही रहा है, लेकिन जुल्म सितम के बावजूद क्या हमास के और फ़लस्तीन के हौसले जो हैं वो दम तोड़ गए हैं? क्या जवाबी तौर पे जो हमले हो रहे हैं उसमें इसराइल का ताज़ा तरीन क्या नुकसान हो रहा है? और क्या अब तक इसराइल को बहुत बड़ी कोई फ़ौजी कामयाबी हासिल हुई है? यानी उसने हमास के कमांडर्स या जो जंगजू हैं जो भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं, उनके कमांडर हैं, या उनको भी वो मारने में कामयाब हुआ? ऐसा नहीं है, बल्कि अब तक जो अहम तरीन उनके कमांडर हैं वो न सिर्फ महफूज हैं, बल्कि वो हमले भी कर रहे हैं। और उन हमलों के नतीजे में इसराइल पे क्या गुजर रही है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तिजारती नुकसान, मुआशी नुकसान भी शुरू हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नंबर 1 तो जी सऊदी अरब का ज़रा थोड़ा सा मूड तब्दील हुआ है। और सऊदी अरब भी अब जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, और उनके अज़ाइम, मैंने पिछले बताया था ना, ये ग्रेटर इसराइल की तरफ सबको बेवकूफ़ बनाओ, उल्लू बनाओ और राम करो, कहीं धौंस और धांधली, और कहीं दबाव, कहीं प्रेशर, कहीं धमकियाँ, ये सब कुछ करके। लेकिन अब अरब कंट्रीज़ को भी, अरब लीग को भी समझ आ रही है कि ये मामला इतना सादा नहीं है, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे बढ़ने की सूरत में ये तपश जो है वो सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि जो करीबी ममालिक हैं और फिर ग्रेटर इसराइल का जो मनसूबा है उसमें बरतानिया और अमेरिका खुलकर मौजूद हैं, तो ये उस तरफ भी जा सकता है। और फिर ये अरब हुकूमतें भी कमज़ोर होंगी, क्योंकि जब ये प्लान हो कि हमने तो जी अपनी ज़मीन वापस लेनी है, तो फिर आपको मालूम है कि क्या हो सकता है। तो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपना मूड तब्दील किया और 2 हाथ आगे गए। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है ये अलार्मिंग से कुछ ज़्यादा हो चुकी है, और अब अगर इसको ना रोका गया तो फिर ये लड़ाई खित्ते से बाहर, फ़लस्तीन और इसराइल से निकल के ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी, ये जंग जो है। लिहाजा अब ज़रूरत है हंगामी बुनियादों पे काम करने की, और संजीदगी के साथ मतलूबा मयार, मतलूबा हदफ जो है वो हासिल किया जाए। और अमन, ये जो बातचीत है और इस जंगबंदी और इसराइल को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकली और मौसर इक़दाम किए जाएँ। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम और उसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस होना चाहिए, और उससे कम पे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ये एक डेवलपमेंट हुई है, और ये डेवलपमेंट उस वक्त हुई है जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास है जनाब, और उसमें वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शामिल कुरैशी, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा, ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा, ये हम क्या कहना चाहिए, बैक ज़ुबान वहाँ पे बोलेंगे, और एक ही जहाज़ पे ये पहुँचे हैं अमेरिका। तो ये एक डेवलपमेंट। उससे पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ये स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है
कि जो कुछ इसराइल कर रहा है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा जो कुछ इसराइल कर रहा है इससे इंतहा पसंदी भी बढ़ेगी, अस्करियत पसंदी भी बढ़ेगी, जंगजू लोग भी ज़्यादा होंगे और इससे दहशतगर्दी में भी इजाफा होगा। तो ये एक, उसके बाद फिर जी यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा, यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ने भी इसराइल से फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है और तशवीश का इज़हार किया है। बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में खिताब करते हुए यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने पहली दफ़ा उन्होंने बाकायदा तौर पर खुलकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि इसराइल पे मुकम्मल तौर पे दबाव डाला है। इसराइल की वहशीय कार्रवाइयों के नतीजे में उन्होंने कहा 220 फ़लस्तीनी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जिनमें 63 मासूम बच्चे भी हैं। फ़िज़ाई हमलों में 450 इमारतें खंडर बन चुकी हैं। 52,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं अब तक, 52,000 फ़लस्तीनी। तो लिहाजा जो नेतन्याहू है उसकी मज़म्मत की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जी एक और मुतालबा किया है, उन्होंने न सिर्फ मुतालबा किया है बल्कि अपनी रिपोर्ट में इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया है और आलमी फौजदारी अदालत से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ मुकदमा किया जाए और तहकीकात करके इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। न सिर्फ रिहायशी इलाकों को बल्कि शेल्टर होम्स को भी निशाना बनाया। ये आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ें जो हैं वो निकलती आ रही। मैंने आपको बताया कि चीन ने जो कार्रवाई डाली है वो बैक पीछे पसे पर्दा जो वो बारीक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं चीन अमेरिका और इसराइल दोनों के दुश्मनी में वो कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ असरात हो रहे हैं क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है वो डिवाइड हो चुकी है। यूरोपियन कंट्रीज़ और चंद ममालिक हैं जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ हैं और बाकी जो हैं वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो मोस्टली हैं वो अब खुलकर इसराइल की हमायत नहीं कर रहे और इसीलिए चीन की यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा में वो मैदान में आए हैं। इसी तरीके से चीन मुसलसल निशाना बना रहा है अमेरिका को और पूरी दुनिया के सामने एक क्या कहना चाहिए मीडिया जंग शुरू हो चुकी है और चाइना अपने सरकारी टेलीविज़न चैनल्स पे अमेरिका को भी बेनकाब कर रहा है और इसराइल को भी बेनकाब कर रहा है और न सिर्फ बेनकाब कर रहा है बल्कि मुकम्मल तौर पे डॉक्यूमेंट्रीज के साथ, तस्वीर के साथ पूरी के पूरा एक प्रोपेगेंडा कैंपेन उसने लॉन्च कर दिया है इसराइल और अमेरिका के खिलाफ और ख़ास तौर पे इसराइल और यहूदियों को वो बेनकाब कर रहा है जी चाइना, जिसके बहुत ज़्यादा मस्बत असरात जो हैं, मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। नेतन्याहू का जो लेटेस्ट है वो बदस्तूर उसी मोड में है क्योंकि अभी तक उसके जो मास्टर्स हैं अमेरिका, उन्होंने अभी तक उसको कुछ नहीं कहा, इसलिए ये काम चल रहा है। चाइना ने, मैं आपको बता रहा था कि चाइना ने क्या काम शुरू किया इसराइल का ही। इसराइल ने चीनी सरकारी टेलीविज़न की नशरियात जैम करना शुरू कर दी। अब चाइना क्या कर रहा है अपने टेलीविज़न पे, वो CGTN उनका टेलीविज़न है, बाकायदा तौर पर उसने एक कंपेन लॉन्च कर दी है और वो है यहूद दुश्मनी का इल्ज़ाम इस वक्त लगा रहा है इसराइल। और वो क्या कह रहा है, वो यहूदियों की जो सारा जुल्म बर्बरियत है वो दिखा रहा है और यहूदियत के इंसानियत सोज मज़ालिम जो है उसने दिखाना शुरू कर दिए हैं। और बीजिंग ने बाकायदा तौर पे ये एस पॉलिसी उन्होंने कहा है और बीजिंग में इसराइली सफारत खाने की जानिब से ये बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम आयद किया गया। सिफारती जंग शुरू हो गई है, चीन ने बराह रास्त टक्कर ले ली है। उसकी वजह यह है कि सलामती कौंसिल में अमेरिका बार बार वेटो कर रहा है, ना अमेरिका अपनी करारदाद मंजूर करवा सका और ना ही इसराइल के जो मुखालिफ करारदाद है उसको वो वेटो कर देता है। तो ये लड़ाई इस तरीके से फैल रही है और चीन का जो सरकारी टेलीविज़न है CGTN, ये इंग्लिश चैनल है और इसमें बाकायदा तौर पे अब ऐसे प्रोग्राम नशर हो रहे हैं जिसमें वाज़ेह तौर पे चीन के इसराइल के जो मज़ालिम हैं और यहूदियों के कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया में वो एक एक करके बयान की जा रही हैं। और न सिर्फ ये बल्कि जो यहूदियत की नज़रियात हैं, यहूदी साजिशें हैं दुनिया भर के लिए, उनको वो उजागर कर रहे हैं और उनके उजागर करने से हो क्या रहा है, हो ये रहा है। और साथ ही साथ एक और काम भी ये हो रहा है कि वो ये भी बता रहा है कि इन यहूदियों के पीछे अमेरिका है और जितनी भी बदअमनी इस वक्त दुनिया में फैल रही है ये दो मुल्कों की वजह से है। अमन दुश्मन उनको जाहिर किया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता के लोगों को जगाने की कोशिश की जा रही है कि मशरिक़ वस्ता में भी, मिडल ईस्ट में भी जो कुछ इस वक्त हो रहा है और जितनी भी खूनरेज़ी है उसमें इसराइल और अमेरिका किस किस तरीके से इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें वो दिखाई जा रही हैं। फिर ये भी बता रहा है कि कौन कौन से अस्करियत के ग्रुप हैं, जंगजू ग्रुप, और उनको किस तरीके से माली मदद की जा रही है, जैसे हथियार दिए जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वो बेनकाब कर रहा है और इसराइली सफारतखाना इस पर इसराइली सफारतखाने काफ़ी मुतहरक हुए हैं और उन्होंने न सिर्फ चीन से बराह रास्त एहतजाज करना शुरू कर दिया है बल्कि एक और काम भी कर रहा है। ये चीन जो है वो ऐसी वीडियोस दिखा रहा है जिसमें नस्ल परस्ती को उजागर किया जा रहा है यहूदियों की तरफ से।
और बाकी ईसाइयत के ख़िलाफ़ उसके क्या प्लान है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या प्लान है, और दीगर मज़हब के ख़िलाफ़ क्या प्लान है, ये चीन ने बाकायदा तौर पे उसके सरकारी टीवी ने एक कैंपेन लॉन्च कर दी है। और उसके साथ जो है वो पब्लिक में भी पैदा हो रहे हैं और पब्लिक से फिर गवर्नमेंट के प्रेशर। ये थोड़ी सी लंबी जंग है, एक तवील दौरानी की, लेकिन चाइना ने ये काम शुरू कर दिया है ताकि पब्लिक ओपिनियन को कन्वर्ट किया जाए और पब्लिक प्रेशर डेवलप किया जाए। और यही चीज़ है जिसकी वजह से अब ये हुआ है कि चीनी टीवी जो है उनकी नशियात गायब कर दी गई हैं। फिलहाल एक और बात भी कि एक तुर्की के सदर हैं जी तैयब एर्दोगान, वो आ गए हैं खुल के, और उन्होंने भी अब टारगेट करना शुरू कर दिया है यहूदियों को, यहूदियत को, और इसकी जो पूरी दुनिया के लिए इसकी प्लानिंग है उसको टारगेट करना शुरू कर दिया है। उस पर भी जो अमेरिका अब उस पर आया है और उसने तैयब एर्दोगान को वार्निंग देना शुरू कर दी है। फिर एक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया जंगी जराइम के तहत कार्रवाई करने का, और दूसरा कतरी हिलाल अहमर का जो दफ्तर है हेडक्वार्टर, उसको निशाना बनाया गया था गजा में। तो अब कतर ने भी बाकायदा तौर पे, कतर के वज़ारत ख़ारजा ने मुतालबा किया है अक़वाम मुत्तहिदा से भी और बैनुल-अक़वामी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से भी, कि इन्होंने न सिर्फ मीडिया बल्कि फलाही इदारों को भी और मीडिया को भी निशाना बनाया, लिहाजा इनके खिलाफ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत आलमी अक़दार की खिलाफ वर्जी पर इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलाए जाएँ। साथ ही साथ न सिर्फ ये बल्कि जो सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम है वो भी रजू कर रही है आलमी अदालत इंसाफ से और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कि इसराइल ने जो मीडिया हाउसेस तबाह किए हैं हेडक्वार्टर, उनको भी उस जुर्म में भी इसराइल को पकड़ा जाए। फिर अगली बात जो है, झड़पें हो रही हैं और हमास और जंगजू ग्रुप जो हैं वो बदस्तूर इसराइल के साथ नबर्द आज़मा है, और 4 सहाफ़ी भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, 4 फ़लस्तीनी सहाफ़ी वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं फ़िज़ाई हमलों में। लेकिन जो एक और ख़बर कामयाबी कह लें, बल्कि कामयाबी पहले मैं बाद में करता हूँ, एक और चीज़ वो ये है कि लबनान के वज़ीर ख़ारजा खुल के मैदान में आए इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में, और साथ ही साथ उन्होंने खलीजी और अरब लीग को, खलीजी ममालिक और अरब लीग को, अरब ममालिक को, इनको टारगेट किया और इनके हुक्मरानों के चेहरों को और इनकी पॉलिसियों को बेनकाब किया लबनान के वज़ीर ख़ारजा ने, जिस पे तमाम के तमाम ये मुल्क इकट्ठे हुए और उन्होंने मुतालबा किया जिसकी बुनियाद पे लबनानी वज़ीर ख़ारजा एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और उसकी वजह यह है कि इन्होंने मिडल ईस्ट कह रहा हूँ, गल्फ़ कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ ना उठाने पर। और इसमें सऊदी अरब है, इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, कुवैत है, बहरीन है, और इन्होंने फिर लबनान के सफ़ीरों को बुलाया अपने अपने मुल्क में और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और धमकी भी दी, जिसके नतीजे में लबनान के वज़ीर ख़ारजा मुस्ताफ़ी हो गए। तो लिहाजा आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और अगर ये कुछ अर्सा और चली तो इसराइल के रुकने पार्लियामेंट ने भी मिसाइल बरसाने पर इसराइल को जंगी मुजरिम करार दे दिया है। इसराइली पार्लियामेंट के रुकन ने अपने ही हुकूमत को, अपने ही मुल्क को मुर्तकब करार दिया जंगी जुर्म का, जंगी जराइम का। यानी जो बात कतर कर रहा है, जो बात एमनेस्टी इंटरनेशनल कर रही है, वही बात इसराइली रुकने पार्लियामेंट भी कर रहे हैं। अब इसमें अब तक की खून लड़ाई में क्या हासिल हुआ, बड़े ब्रिगेडियर जो हैं, बड़े कमांडर, वो अभी तक बाकायदे हयात हैं और बावजूद कोशिश के, बावजूद जदीद टेक्नोलॉजी के, बावजूद जासूसी के, वो कमांडर अभी तक इसराइल के हाथ नहीं लगे, इसराइली फ़िज़ाइया के हाथ नहीं लगे, इसराइल की टैंकों के हाथ नहीं लगे। और उनमें से एक नाम लिया जा रहा है जो अल-क़साम ब्रिगेड के सरबराह हैं मोहम्मद अल-ज़ैफ़, उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ से अभी भी ये बता दूँ कि हिट किया जा रहा है इसराइल को, और न सिर्फ इसराइल को हिट किया जा रहा है बल्कि उनकी तंसीबात को हिट किया जा रहा है। और यही जो फ़लस्तीन के जंगजू हैं वो ये काम कर रहे हैं, और अब तक कोई 3500 रॉकेट जो हैं वो लॉन्च किए जा चुके हैं, फायर किए जा चुके हैं। और जो लेटेस्ट है, जो इसराइल को टीका लगा है, जिसकी वजह से ये 25 साल से ये जो कमांडर हैं अल-ज़ैफ़, मोहम्मद अल-ज़ैफ़, ये कोई 25 साल से लड़ रहे हैं। और जो इनकी ताज़ा तरीन इनके जो मिलिट्री विंग है, उनकी कामयाबियों की वजह से कोई 3500 रॉकेट फायर किए गए, जिसके नतीजे में 10 इसराइली हलाक हुए, जिनमें फ़ौजी भी शामिल हैं। और अगली बात यह है कि इस सारी कार्रवाई के नतीजे में जो तंसीबात और पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है, उसके नतीजे में ये हुआ कि पहली बार जो मालबरदार जहाज़ आ रहे हैं
उन्होंने इसराइल जाने की सूरत में एक बड़ा तिजारती और शिपिंग नुकसान हुआ है इसराइल को। और पहली बार ये हुआ है कि जंगी रिस्क प्रीमियम लगा दिया है, वो अब इसराइल से वसूल करते हैं कि हम इस शर्त पे माल बरदार जहाज़ लंगरअंदाज होंगे कि हमें अगर नुकसान पहुंचता है तो उसके नतीजे में आप हमें जंगी रिस्क प्रीमियम देंगे, और वो है 50,000 से $1.5 लाख इजाफी दिया जाएगा फ़ी जहाज़। और 7 दिन से ज़ायद अगर इसराइली पोर्ट पर उनको रहना पड़ा तो जहाज़ पर लदे सामान पर मज़ीद जंगी रिस्क प्रीमियम जो है वो मज़ीद इजाफा होगा। इससे बहुत सारे पहले तो मैंने कहा था कि एयरपोर्ट्स बंद हुए हुए हैं, अब इसराइल में जो पोर्ट्स हैं उनकी बंदरगाहें वो भी मुतासर हो गई हैं और वहाँ पे भी सामान जहाज़ लंगरअंदाज होना बंद हो गए हैं। बल्कि अब वो कह रहे हैं कि ये जंग की सूरत में, जंग के दिनों में जब तक ये बदअमनी है उसके लिए हमें इजाफी मुआवजा दिया जाए, ताकि अगर हमें नुकसान पहुँचाए तो उस पूरे माल बरदार जहाज़ में जो कुछ लदा होगा उसकी कीमत प्लस इंश्योरेंस वो देनी पड़ेगी इसराइली हुकूमत को। तो ये कुछ मुसीबतें उन पर आन पड़ी हैं। तो लिहाजा ये कहना कि मामला एक तरफ़ा है, एक तरफ़ा नहीं है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बढ़ रही हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें कि मज़लूमों की अल्लाह ताला मदद करें और हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को बड़े बड़े फैसले करने की तौफीक दे। इजाज़त दीजिए।